नमस्कार दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय भारत माता की। मैं आपका भाई कैलाश कुमार, ना मैं गोदी मीडिया से हूँ, ना मैं किसी आईटी सेल का हिस्सा हूँ। मैं जो कुछ बोलता हूँ वो सच्चाई से कम नहीं। आज हम बात करेंगे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, जिन्होंने सत्ता में बैठे लोगों के दबाव में आकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह एक ऐसा सत्य है जिस पर पर्दा डाल दिया गया है। एक ऐसा सत्य है जो चमकदार कैमरे, लाउड एंकर्स और 9 बजे की राष्ट्रवादी नौटंकी के शोर में कहीं खो गया। मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए या लाइक करिए या शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर बात में दम है तो लोग खुद ही सुनेंगे। लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप मुझे एक सच्चा इंसान मानते हो, अगर आप सच में मानते हैं कि लोकतंत्र में पत्रकारिता की कोई अहमियत बची है, तो इस वीडियो को देखना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि आज जो बात कहने जा रहा हूँ वह सिर्फ एक खबर नहीं है, वह इस देश के वर्तमान और आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने वाले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बीच का रिश्ता केवल औपचारिक संवैधानिक सीमाओं तक नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा राजनीतिक समीकरण बन गया जिसमें मोदी सरकार ने जगदीप धनखड़ को न केवल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ खड़ा किया, जहां वे निरंतर टकराव की राजनीति करते रहे और विपक्ष की चुनी हुई सरकार को बार बार कटघरे में खड़ा करते रहे, बल्कि उसके बाद उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचाया गया, जहां वे अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाने के बजाय सत्ता के पक्ष में झुकाव और पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण लगातार आलोचना के पात्र बने। और जब एक उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सभापति के रूप में विपक्ष की आवाज़ को दबाए, असहमति को राष्ट्र विरोधी ठहराए, न्यायपालिका की आलोचना करे और सरकार के पक्ष में हर मंच पर बयानबाजी करे, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका कार्यकाल एक स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध था। और उन्होंने जिस प्रकार संविधान की आड़ में सरकार पक्ष में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ललकारा, न्यायिक सक्रियता को लेकर संदेह खड़े किए, विपक्षी नेता को सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाया, यहाँ तक कि संसद के भीतर भी असहमति पर क्रोध प्रकट किया और सरकार के हर कदम की प्रशंसा की, उससे यह संदेश गया कि मोदी सरकार ने एक बार फिर एक संवैधानिक पद को राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति का माध्यम बना दिया। और जब उपराष्ट्रपति पद जैसा गरिमा में और निष्पक्ष जिम्मेदारी से भरा पद इस तरह से राजनीतिक नाट्यशाला का पात्र बन जाए, तो लोकतंत्र की आत्मा ही घायल हो जाती है। क्योंकि जनता यह उम्मीद करती है कि उपराष्ट्रपति न केवल निष्पक्ष रहेंगे, बल्कि लोकतंत्र के चारों स्तंभों के बीच संतुलन बनाए रखने का काम करेंगे। जबकि जगदीप धनखड़ का कार्यकाल इस आदर्श से कोसों दूर रहा, जहां वे निरंतर मोदी सरकार के प्रचारक जैसे कार्य करते नजर आए और उन्होंने विपक्ष को न केवल संसद में अपमानित किया, बल्कि मीडिया के माध्यम से भी बार बार विपक्ष के नेताओं और उनकी विचारधारा को राष्ट्रद्रोह मानसिकता से जोड़ा। जिससे यह बात साबित होता है कि मोदी और धनखड़ के बीच संबंध एक गहरी राजनीतिक समझौते पर आधारित था, जहां मोदी सरकार ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद देकर अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने का एक माध्यम प्राप्त किया। और अब जब उन्होंने हाल ही में इस पद से इस्तीफा दिया, तो यह सवाल उठता है कि कहीं यह इस्तीफा किसी आने वाले बड़े राजनीतिक कदम का हिस्सा तो नहीं, कहीं वे अगले राष्ट्रपति चुनाव के लिए या किसी अन्य राजनीतिक भूमिका के लिए तो खुद को तैयार नहीं कर रहे। और यदि ऐसा है तो यह और भी स्पष्ट कर देता है कि उनका पूरा उपराष्ट्रपति कार्यकाल एक रणनीतिक और योजनाबद्ध प्रयास था, सत्ता के लिए, संवैधानिक मर्यादाओं के उल्लंघन के लिए और लोकतंत्र की आत्मा को घायल करने के लिए। क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद किसी पार्टी या व्यक्ति की वफादारी का प्रतीक नहीं, बल्कि संविधान और देश के प्रति निष्पक्ष सेवा का प्रतीक है। और जब तक उपराष्ट्रपति बार बार सरकार की प्रशंसा करे, विपक्ष की आलोचना करे, न्यायपालिका को सार्वजनिक मंचों से सीख दे और फिर अचानक इस्तीफा दे दे, तो यह स्पष्ट होता है कि उनके कार्यकाल का उद्देश्य ना तो लोकतंत्र की रक्षा था और ना ही संविधान की मर्यादा को बनाए रखना, बल्कि यह एक रणनीति थी जिसे नरेंद्र मोदी और भाजपा ने मिलकर तैयार किया, ताकि संसद के ऊपरी सदन को भी पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सके। और धनखड़ जैसे व्यक्ति की नियुक्ति और उनका कार्यकाल इस बात का उदाहरण बन गया कि कैसे मोदी सरकार ने लोकतांत्रिक संस्थाओं का निजीकरण कर लिया, जहां हर पद पर बैठे व्यक्ति की प्राथमिक निष्ठा संविधान के बजाय प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के प्रति के जिक्र हो गई। और यह प्रवृत्ति केवल सत्ता का केंद्रीकरण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर सीधा हमला है। क्योंकि अगर उपराष्ट्रपति जैसा उच्च पद पर भी सरकार के पक्ष में झुका रहे, तो फिर देश की संस्थाओं में जनता का विश्वास कैसा बना रहेगा। और इस पूरी प्रक्रिया में मोदी और धनखड़ का संबंध एक ऐसे मास्टर और अनुचर जैसे रिश्ता बन गया, जैसे अनुचर ने हर बार सत्ता की इच्छाओं के अनुसार अपनी भूमिका को
मोड़ दिया, संविधान को अपने शब्दों से परिभाषित किया और विरोधियों को राष्ट्र के विरोधी करार दे दिया। और अब जबकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो यह सवाल और गंभीर हो गया कि कहीं यह इस्तीफा सरकार की किसी नई योजना का हिस्सा तो नहीं, जिसमें धनखड़ को किसी नए राजनीतिक मिशन पर भेजा जाना है। और यदि ऐसा है तो यह दर्शाता है कि मोदी सरकार न केवल संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को निष्पक्ष सत्ता को प्रभावित कर रही है, बल्कि सत्ता को बनाए रखने के लिए किसी भी संस्था को अपने नियंत्रण में लेने से नहीं हिचक रही। और यह न केवल खतरनाक है बल्कि संविधान, लोकतंत्र और जनता के अधिकारों के लिए गंभीर चेतावनी है कि अब समय आ गया है। अब जनता का समझना होगा कि संस्थाओं की रक्षा केवल कागजों से नहीं बल्कि उनके पदों पर बैठे लोगों की नैतिकता और निष्पक्षता से होती है। अगर हर उपराष्ट्रपति धनखड़ जैसा हो, सत्ता के प्रति पूर्ण समर्पण समर्पण दिखाए, तो फिर संसद में कौन बोलेगा, कौन विरोध करेगा, कौन संविधान की रक्षा करेगा? यह प्रश्न आज हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया है। और धनखड़ जैसे व्यक्ति की नियुक्ति और उनका कार्यकाल इस बात का उदाहरण बन गया है कि कैसे मोदी सरकार ने लोकतांत्रिक संस्थाओं का निजीकरण कर लिया है। लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर सीधा हमला है, क्योंकि अगर उपराष्ट्रपति जैसा उच्च पद भी सरकार के पक्ष में झुका रहे तो फिर देश की संस्थाओं में जनता का विश्वास कैसे बना रहेगा? और इस पूरी प्रक्रिया में मोदी और धनखड़ का संबंध एक ऐसे मास्टर के अनुचर जैसा रिश्ता बन गया, जिसमें अनुचर ने हर बार सत्ता की इच्छाओं के अनुसार अपनी भूमिका को मोड़ दिया। दोस्तों, आज की ये जो न्यूज़ है बिल्कुल सत्य है कि धनखड़ के इस्तीफे के पीछे कौन है, कौन प्रधानमंत्री जिस प्रकार से बेनकाब हो रहे हैं। जय भीम, जय संविधान। संविधान हमेशा के लिए जिंदा रहे और भीम हमेशा के लिए हमारे लिए जिंदा रहे। जय हिंद, जय भारत।